हाय, आई एम पल्लवी। वेलकम टू शिक्षापीडिया। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ केमिस्ट्री, आपकी केमिस्ट्री क्लास 12th। यहाँ देखिए चैप्टर आपका फर्स्ट है सॉल्यूशन, लेक्चर आपका 10 है। चलिए इससे पहले कुछ डिफरेंट हो जाए। शिखर तक पहुँचने के लिए ताकत चाहिए होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके पेशे का। ये एपीजे अब्दुल कलाम जी है। इन्होंने क्या बोला, विद्यार्थियों के बारे में बोला कि शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो चाहे आपके पेशे का। इसीलिए अगर आपको पढ़ाई करनी है तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको ताकत चाहिए, कहीं ना कहीं मेहनत भी चाहिए। इसीलिए पढ़ाई आप रेगुलर करते रहिए। चलिए, और अपने टाइम टेबल का विशेष ध्यान दीजिए और इस प्रीवियस क्लास को देखते रहिए। ये देखिए मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कराया था, जिसमें मैंने आपको कराया था कि ऑस्मोसिस क्या होता है, परासरण क्या होता है। तो परासरण में मैंने क्या बोला कि आपका कोई विलयन है और विलयन के बीच में क्या लगी हुई है, एक अर्ध पारगम्य झिल्ली लगी हुई है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेमी प्रमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इस झिल्ली, ये झिल्ली ऐसी होती है, यहाँ हम कह सकते हैं इसमें जो पतला विलयन होता है, जैसे कि आपका जो जल है, जल के अणु हैं वो तो गमन कर सकते हैं, पर आपका जैसे कि शहद है, तो शहद है उसका जो विलयन है वो गमन नहीं कर सकता है, तो गाढ़ा विलयन नहीं जा सकता है और पतला विलयन चला जाता है। तो ये आपको क्या होती है, इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस बोलते हैं, परासरण बोलते हैं। ठीक है, अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा जो पतला विलयन होता है वो सांद्र विलयन की ओर जाने लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परासरण। ठीक है, ये है। अब उसके बाद में हमने परासरण की विधि भी कराई थी, मतलब परासरण दाब क्या होता है वो भी कराया था। अब ये है आपकी परासरण दाब ज्ञात करने की बर्कले और हार्डले विधि। ये देखिए बर्कले एंड हार्डले मेथड, जिसको हम बोलते हैं बर्कले और हार्डले विधि। ये आपके साइंटिस्ट हैं, ये बर्कले है, ये साइंटिस्ट आपके बर्कले हैं और ये है आपके हार्डले। ठीक है, दो साइंटिस्ट थे, बर्कले और हार्डले। इन्होंने एक विधि का निर्माण किया था परासरण दाब ज्ञात करने की, बर्कले हार्डले विधि। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बर्कले साइंटिस्ट और ये है आपके हार्डले साइंटिस्ट। इन्होंने इस विधि को कब बनाया, तो हम कह सकते हैं 1904 में इस विधि को बनाया गया था इनके द्वारा। इसमें क्या होता है, जो आपकी परासरण दाब ज्ञात करने की बर्कले और हार्डले विधि होती है, इस विधि में परासरण दाब को ज्ञात करने में बहुत ही कम समय लगता है, समथिंग 20 से 25 मिनट लगते हैं। इसमें जो सांद्रता होती है वो कभी बदलती नहीं है, परिवर्तित नहीं रहती है, इसीलिए इस विधि को बनाया गया था। ये देखिए इससे पहले मैंने आपको बोला था कि परासरण क्या होता है इसके बारे में, जिसको हमने बोला ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस आपका होता क्या है, ये देखिए ऑस्मोसिस, जिसको हमने बोला परासरण। अब परासरण क्या होता है, जब किसी विलयन तथा शुद्ध विलायक को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग किया जाता है। आपका कोई विलयन है या शुद्ध विलायक को हमने क्या किया, ये आपकी अर्ध पारगम्य झिल्ली है, जिसको हमने क्या बोला, सेमी प्रमेबल मेम्ब्रेन, इसके द्वारा हमने अलग किया जाता है। तब विलायक का विलयन की ओर जाना ही परासरण कहलाता है। आपका जो विलायक होता है वो विलयन की ओर क्या करता है, गमन करता है, जाने लगता है। विलायक का विलयन की ओर जाना ही क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ ये आपका क्या है, ये आपका विलायक है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये आपका क्या है, विलायक, जिसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, ये कहाँ, यहाँ विलयन की सॉल्यूशन की तरफ, जिसको हमने क्या बोला, विलयन। यहाँ आपका विलायक है, ये अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक विलयन की ओर गमन कर रहा है, जा रहा है। विलायक के जो अणु हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, विलयन की ओर जा रहे हैं, यहाँ चले गए हैं, तो ये आपका क्या हो गया, तो इसको हम कहेंगे परासरण की क्रिया हो रही है। और एक कंडीशन इस तरीके की आ जाएगी, जो विलायक का स्तर है, जो जल है, वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक का स्तर क्या होता है, कम होता चला जाता है।
यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये जो क्रिया है वो क्या है, ऑस्मोसिस, जिसको हम बोलते हैं परासरण कहते हैं। और यहीं पर इसको रोकने के लिए कि ये विलायक पूरी तरीके से विलयन में ना जा पाए, इसलिए इसको रोकने के लिए हम इसके ऊपर एक विलयन के ऊपर एक दाब लगा देते हैं, जिसको हम परासरण दाब कहते हैं। इसके बारे में हम बताएंगे अभी आपको। ये देखिए परासरण, परासरण दाब, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब परासरण दाब क्या होता है, तो मैंने क्या बोला कि आपका जो पतला विलयन होता है वो सांद्र विलयन की ओर गमन करने लगता है, जाने लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, परासरण कहते हैं। इस क्रिया को रोकने के लिए जो विलयन होता है उस पर हम एक दाब लगा देते हैं पिस्टन पी के द्वारा। ठीक है, तो इस क्रिया को रोकने के लिए पिस्टन पी के द्वारा विलयन पर एक न्यूनतम का मतलब क्या होता है, कम से कम दाब लगाया जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, इस दाब को ही हम परासरण दाब कहते हैं। जैसे आपने इसमें देखा, ये आपका चित्र है, इसमें आप देख सकते हैं, ये आपकी, इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली है, अर्धपारगम्य झिल्ली है। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं, ये आपका क्या है, प्योर वाटर है। यहाँ आपका, इसको हम क्या बोलेंगे, प्योर वाटर है, इसको हम विलायक बोलेंगे। ठीक है, ये आपका विलायक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट, और ये आपका सॉल्यूशन है, जिसको हम क्या बोलेंगे, विलयन। ये आपका सॉल्यूशन लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो आपका विलायक होता है, विलायक, जब किसी विलायक और जो विलयन, इसको एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, तो विलायक विलयन की ओर गमन करने लगता है। विलायक का विलयन की ओर जाना ही क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। और इसी क्रिया को हम रोकने के लिए कि जो ये विलायक है वो विलयन की तरफ पूरी तरीके से, यहाँ पर आप देखोगे जो विलायक का स्तर होगा वो कम होता चला जाएगा। तो इस क्रिया को रोकने के लिए हम विलयन के ऊपर पिस्टन पी के द्वारा एक दाब आरोपित करते हैं, एक दाब लगाते हैं। पिस्टन पी के द्वारा हमने क्या किया, एक दाब लगा दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टन पी के द्वारा, जिसको हमने क्या बोला, परासरण दाब कहा। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे ही पिस्टन पी के द्वारा विलयन पर एक दाब आरोपित किया जाता है, तब यहाँ पर गैसें बनने लगती हैं। और यहाँ गैसें बनने के कारण यहाँ क्या होता है, जो विलयन होता है वो अर्धपारगम्य झिल्ली पर एक दबाव डालता है, एक प्रेशर डालता है, जिससे ये अर्धपारगम्य झिल्ली जो होती है वो विलायक को अपने से होकर नहीं जाने देती। ये काम होता है इस परासरण दाब का। तो इस विधि को ज्ञात करने के लिए काफ़ी समय भी लग जाता था, महीने भी लग जाते थे। तो इसी विधि को ज्ञात करने के लिए कि कम समय में आप परासरण दाब को ज्ञात करो, तो इसलिए एक मशीन का निर्माण किया था। और वो किसने किया था, बर्कले और हार्टले साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक मशीन का निर्माण किया, जिसको हम क्या बोलते हैं, बर्कले हार्टले मेथड ऑफ डिटरमिनिंग ऑस्मोसिस प्रेशर। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं बर्कले एंड हार्टले, यहाँ हम कह सकते हैं कि जो आपके बर्कले और हार्टले जो साइंटिस्ट थे, बर्कले एंड हार्टले मेथड ऑफ डिटरमिनिंग, यहाँ हम कह सकते हैं ऑस्मोसिस प्रेशर, इसको हम बोलते हैं परासरण दाब ज्ञात करने की बर्कले और हार्टले विधि। यहाँ पर क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें क्या था, ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में क्या है, ये आपका एक पाइप की तरह होता है, ये देखिए, ये आपके पाइप की तरह होता है, जिसको हम क्या, ये एक सिरेमिक का बना हुआ, एक स्टील, यहाँ हम कह सकते हैं ये एक सिरेमिक, चीनी मिट्टी का बना हुआ एक पाइप होता है। किसका बना हुआ होता है, चीनी मिट्टी का बना हुआ एक सिरेमिक का पाइप होता है। किसका पाइप है ये, एक सिरेमिक का।
ये आप पाइप देख रहे हैं तो ये किसका बना हुआ है, ये चीनी मिट्टी का बना हुआ एक सिरेमिक का पाइप होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं, इसके ऊपर की तरफ ये मोटी सी जो ये परत चढ़ी हुई है, ये किसकी बनी हुई है, इसको हम बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। ये आपकी क्या है, सेमी प्रमेबल मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। और इसके ऊपर जो लेयर चढ़ी होती है, जो परत चढ़ी होती है, वो किसकी चढ़ी हुई होती है, इसको हम बोलते हैं, इसके ऊपर जो परत चढ़ी होती है वो कॉपर फेरोसाइनाइड की चढ़ी होती है, कॉपर फेरोसाइनाइड। इसके ऊपर कॉपर फेरोसाइनाइड की परत चढ़ी हुई होती है। और यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, ये इसमें आपका भरा हुआ क्या है, इसको हम बोलते हैं, ये आपकी जो नली है इसको हम क्या बोलते हैं, समकेंद्रित नली, जिसमें विलयन भरा जाता है। ये आपकी जो नली है इसको हम बोलेंगे समकेंद्रित नली। अब समकेंद्रित नली क्या होती है इसके बारे में समझना है। इसमें हम कह सकते हैं कि जब एक के अंदर एक होता है, जब किसी एक गोल मतलब किसी एक के अंदर दूसरा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, समकेंद्रित बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसमें होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, समकेंद्रित नली। यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, यहाँ अगर हम इसकी बात करें तो ये आपकी नली होती है। यहाँ आप देख सकते हैं ये आपकी नली होती है, यहाँ ये नली है आपकी, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं कॉर्क। दोनों तरफ ये आप क्या लगा हुआ है, कॉर्क। ये आपकी जो नली है इसमें दोनों तरफ लगा हुआ है कॉर्क। ठीक है, ये आपकी जो नली है आपको दिखाई दे रही है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं, इसके ऊपर लगी हुई है फिसल कीप, फिसल कीप। यहाँ आप देख सकते हैं आपने क्या किया, आपका एक पाइप है, ठीक है, उस पाइप में दोनों तरफ कॉर्क लगी। जो ये पाइप है वो किसका बना हुआ है, ये चीनी मिट्टी का बना हुआ एक सिरेमिक का पाइप होता है। इसमें दोनों तरफ यहाँ से एक नली निकली होती है, एक नली यहाँ से निकली होती है। ये वाली जो नली होती है अगर हम बात करें तो इसकी जो दीवारें होती हैं वो काफ़ी चौड़ी होती हैं। इस वाली नली की दीवारें काफ़ी चौड़ी होती हैं। आपने थर्मामीटर देखा होगा कि थर्मामीटर किस तरीके का होता है, तो आपने थर्मामीटर में ये देखा होगा कि उसकी जो दीवारें होती हैं वो चौड़ी होती हैं, काफ़ी चौड़ी होती है थर्मामीटर की, और उसके अंदर एक पतली सी नली जाती है। उस नली को हम बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब, जिसको हम बोलते हैं केशिका नली। ये वही है जिसको हम कैपिलरी ट्यूब या केशिका नली कहते हैं। ये आपकी केशिका नली है जिसकी दीवारें चौड़ी होती हैं और इसके बीच में एक पतला सा पाइप जाता है। ठीक है, ये आपकी क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ हम क्या करते हैं, विलायक को, आपका जो जल होता है उसको यहाँ हम विलायक को डालते हैं। जैसे यहाँ से हमने विलायक को डाला, डालने के बाद में ये टोंटी होती है, इसके द्वारा विलायक को डालते हैं और इसको हम बंद कर देते हैं। ऑन और ऑफ करने का कार्य करती है ये। यहाँ हमने विलायक डाला, और विलायक का जो स्तर होता है वो केशिका नली पे पहुंच जाता है, और केशिका नली पर जहां तक पहुंचता है वहां हम क्या लगा देते हैं, एक संकेत लगा देते हैं कि जो विलायक का स्तर है वो केशिका नली में यहां तक पहुंच गया है। संकेत। फिर यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम विलायक को डालते हैं। विलायक को डालने के बाद में हम टोंटी को बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद में विलायक का जो स्तर होता है वो केशिका नली में पहुँच जाता है, और केशिका नली को देख लेते हैं कि जो विलायक है वो कहाँ तक है, और उसके संकेत लगाकर वहाँ तक उसको छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर मतलब जो समकेंद्रित नली है, दोनों समकेंद्रित नलियों में विलयन को भर दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ हम क्या करते हैं, ये आपका है, ये आपका क्या है, यहाँ पर आप दाब मापी लगाते हैं। यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं दाब मापी, जिस पर आपका जो दाब होता है उसके जो दाब होता है वो यहाँ पर नोट किया जाता है, लिख लिया जाता है। और ये क्या है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक दाब लगाते हैं, पिस्टन पी के द्वारा एक दाब आरोपित करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रयुक्त दाब, जो किसके द्वारा लगाया जाता है, पी पिस्टन के द्वारा। अब यहाँ देख सकते हैं
ये चीनी मिट्टी का बना हुआ एक सिरेमिक की नली होती है, चीनी मिट्टी की बनी हुई होती है, जिसमें इधर से और इधर से दो नलियां लगी होती हैं। एक नली, ये वाली नली, इसकी दीवारें चौड़ी होती है जिसको हम कैपिलरी ट्यूब या केशिका नली कहते हैं। और यहाँ पर आपकी ये नली होती है, ये कांच की बनी हुई होती है, इसके यहाँ टोंटी लगी हुई होती है। इसका कार्य क्या होता है, जब हम विलायक को यहाँ से डालते हैं तब इसको जो टोंटी की सहायता से इसको बूंद बूंद कर इसमें डाला जाता है। ठीक है, यहाँ से इसको हम बंद कर देते हैं। फिर यहाँ पर जो जल का स्तर होता है वो केशिका नली में पहुँच जाता है और केशिका नली का संकेत लगाकर इसको यहीं के यहीं छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपका विलयन होता है, यहाँ आपका विलयन होता है। पिस्टन पी के द्वारा हम इस पर एक दाब लगाते, जब यहाँ परासरण की क्रिया हो रही होती है, जैसे हमने इतना कार्य कर दिया, उसके बाद में इसमें शुरू होने लगेगी परासरण की क्रिया। जब परासरण की क्रिया होगी तो जो ये कैपिलरी ट्यूब है, इसमें इसका जो तल होगा वो नीचे जाने लगेगा। जो केशिका नली का जो तल है वो नीचे की तरफ जाएगा और इस तल को समान रखने के लिए हम क्या करते हैं, पिस्टन पी के द्वारा यहाँ पर एक दाब आरोपित किया जाता है, जिससे जो केशिका नली है इसमें जो तल है वो समान बना रहे। और जो समान करने के लिए ये दाब मापी है, इस दाब मापी पर यहाँ लिखा हुआ आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ जितना भी इसका नंबर रहा वो यहाँ पर आ जाता है, जिसे हम क्या कर लेते हैं, अपनी नोटबुक में नोट कर लेते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, परासरण दाब ज्ञात करने की बर्कले एंड हार्टली विधि। जैसे मैंने आपको बताया था कि थर्मामीटर क्या होता है, ये देखिए आपको थर्मामीटर दिखाई दे रहा है। यहाँ इसकी अगर हम दीवालों की बात करें तो ये इसकी क्या है, ये दीवालें हैं, थर्मामीटर की ये दीवालें हैं। ये भी आपको दिखाई दे रही होंगी, ये दीवालें काफ़ी चौड़ी हैं। अगर हम दीवालों की बात करें तो ये आपका थर्मामीटर है और ये थर्मामीटर की जो दीवालें हैं वो काफ़ी चौड़ी हैं। इसके बीच में आपको एक पतली सी नली दिखाई दे रही होगी, ये पतली सी नली दिखाई दे रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम केशिका नली बोलते हैं। जो ये पतली सी नली है इसको क्या बोला जाता है, केशिका नली बोला जाता है। अब यहाँ देख सकते हैं ये इसकी विधि क्या है। ये देखिए, यह है विधि, इसको हम बोलेंगे मेथड। अब आपका जो ये मेथड है वो मेथड क्या है, इसके बारे में समझिए। समकेंद्रित नली में विलयन तथा अर्ध पारगम्य झिल्ली वाली नली में विलायक भर दिया जाता है। अभी आपने जो चित्र बनाया था उसमें आपको एक नली बनवाई थी, जिसमें आपका क्या था, आपकी इस तरीके से नली थी, जिसके ऊपर कॉपर फेरोसाइनाइड की जो चीनी मिट्टी के बना हुआ एक सिरेमिक का पाइप था और इसके ऊपर इस तरीके से एक ये बनी हुई थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, और इसमें आपका क्या भरा हुआ था, विलयन भरा हुआ था, जिसको हमने क्या बोला था, इसमें जैसे आपका जो विलयन है जिसको हमने ए भी बोल दिया, और जो आपका विलयन है वो किस में भरा हुआ है, इसको हम बोलते हैं समकेंद्रित नली, समकेंद्रित नली। यहाँ आप देख सकते हैं इसी तरीके से समकेंद्रित नली में विलयन क्या भरते हैं, हम विलयन भरते हैं, तथा अर्ध पारगम्य झिल्ली वाली नली में विलायक भर दिया जाता है। ये आपकी कौन सी है, अर्ध पारगम्य वाली जो झिल्ली है, इसमें हमने विलायक भर दिया, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, ए से। यहाँ हमने क्या भर दिया, विलायक भर दिया। ठीक है, भर दिया जाता है और क्या कर देते हैं, विलायक का स्तर केशिका नली में संकेत लगा दिया जाता है। जब आपने देखा कि आपने विलायक को जब डाला था तो केशिका जो नली का जो संकेत था वहां तक हम ये देखते हैं कि आपका जल कितना पहुंच गया, वहां हम क्या कर देते हैं, संकेत लगा देते हैं, एक चिन्ह लगा देते हैं, चिन्ह लगा दिया जाता है और हम टोंटी को क्या कर देते हैं, वहां से बंद कर देते हैं। ठीक है, परासरण की क्रिया होने पर विलायक का स्तर केशिका नली में संकेत से नीचे की ओर गिरने लगता है। आपने देखा था जब परासरण की क्रिया हो रही थी, जहां आपने कैपिलरी ट्यूब पर जो निशान लगाया था वो निशान जो स्तर था उससे नीचे होने लगा, तो आपने उसको समान करने के लिए क्या किया, पिस्टन पी के द्वारा
हमने क्या लगाया, एक दाब आरोपित किया और वो दाब आपका कहाँ पर आ गया, दाब मापी पर प्रदर्शित हुआ, दिखाई देने लगा कि उस दाब को हम जब तक लगाते हैं जब तक कि केशिका नली में जो संकेत है उसका स्तर समान ना हो जाए, तब तक हम उस दाब को लगाते रहते हैं। और वो दाब आपका कहाँ आ जाता है, दाब मापी में, एक दाब मापी में प्रदर्शित होने लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, परासरण दाब कहते हैं, जिसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो इस विधि के बारे में क्या बोला था, तो इस विधि को क्यों बनाया गया था, इसमें बहुत ही कम समय लगता है। अगर हम परासरण दाब की विधि के बारे में बात करें तो इसमें समथिंग 20 से 25 मिनट इसमें लगते हैं। परासरण दाब में इसको ज्ञात करने में समथिंग 20 से 25 मिनट लगते हैं। उससे पहले आपने जो परासरण दाब ज्ञात किया था तो उसमें आपको काफ़ी दिन भी लग सकते थे, काफ़ी महीने भी लग सकते, और पर इसमें आपको 20 से 25 मिनट ही लगते हैं बर्कले और हार्डले विधि के द्वारा परासरण दाब ज्ञात करने में। सेकंड आपका क्या है, इस विधि में झिल्लियों के फटने की संभावना नहीं रहती है। इसमें क्या होती है, जैसे कि आपकी जो झिल्लियां होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, जिसको हमने पारगम्य झिल्ली बोला, अपारगम्य झिल्ली जिसको इम्प्रेमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और आपकी अर्ध पारगम्य झिल्ली जिसको हमने सेमी प्रमेबल मेम्ब्रेन बोला था। ठीक है, तो आपकी क्या थी, प्रमेबल मेम्ब्रेन जिसको हमने पारगम्य झिल्ली बोला, सेकंड थी आपकी इम्प्रेमेबल मेम्ब्रेन जिसको हमने अपारगम्य झिल्ली बोला था, थर्ड थी आपकी सेमी प्रमेबल मेम्ब्रेन जिसको हमने अर्ध पारगम्य झिल्ली बोला था। तो यहाँ पर क्या होती है, आपकी जो यूज़ की जाती है वो सेमी प्रमेबल मेम्ब्रेन अर्ध पारगम्य झिल्ली यूज़ की जाती है। तो उसके फटने की संभावना जो होती है वो इस विधि के द्वारा कम रहती है। इसमें जो जाली जैसी आपकी जो झिल्ली होती है वो फटती नहीं है। थर्ड आपका देखिए, विलयन की सांद्रता अपरिवर्तित रहती है, अतः सही परासरण दाब माप किया जा सकता है। यहाँ हम कह सकते हैं जो आपका विलयन होता है उसकी जो सांद्रता होती है वो कभी बदलती नहीं है, अपरिवर्तित रहती है, मतलब वो कभी बदलती ही नहीं है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं सही प्रकार से आप दाब मापी पर इसको हम नोट कर सकते हैं, और परासरण दाब भी आपका सही प्रकार से होता है। तो ये इस विधि की क्या होती हैं, विशेषताएं होती हैं। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।